हाँ, हो गया। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि शायद हम लोग जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, कहीं ना कहीं हम लोग इस भ्रम में फंस गए हैं कि शायद हम स्वतंत्र हैं। आप में से कितने लोग ये महसूस करते हैं कि सही मायने में हम अभी स्वतंत्र नहीं हैं? और यदि हम ऐसा मानते हैं कि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो इसके कारण क्या है? थोड़ा सा इंटरेक्टिव होगा तो आनंद आएगा बातचीत करने में। देखिए, आपके ऊपर नियम कानून कौन से चल रहे हैं? आपके ऊपर नियम कानून वही चल रहे हैं जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए, भारतीयों को उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए बनाए गए थे। और इसमें एक बहुत बड़ा चिंतन ये था कि क्या हम न्याय का ढकोसला करते हुए प्रक्रिया को इतना जटिल बना दें कि थोड़े से भी जो है ना केस में आपको 30 35 40 वर्ष लग जाएं, तो जो न्याय मांगने जाए वो लुट-पिट जाए, बर्बाद हो जाए। यही था कि नहीं? आज छोटे से छोटे केस में 10 साल से कम तो किसी में लगते ही नहीं है, और कईयों में तो सेंचुरी भी पार कर गई है। मतलब स्वतंत्रता के पहले के केस भी लंबित हैं। तो इट इज ए दूसरी बात है कि जो लाटसाबी व्यवस्था, जिसमें मुट्ठी भर अंग्रेज भारतीयों को शोषित करते थे, अपमानित करते थे, उत्पीड़ित करते थे, वही व्यवस्था आपके ऊपर आज भी लदी हुई है। यदि सुधार के नाम पे कहा जाए तो उस लाटसाबी व्यवस्था, जिसका प्रतिनिधित्व एज ए डीजी मैं भी करता था, उसको और अधिक अधिकार सम्मित बना दिया। तो आपको नहीं लगता है कि आप बहुत बड़े गुलाम हो गए हैं? आपको ये नहीं लगता है क्या संज्ञेय, असंज्ञेय और ये सिविल ऑफेंसेस को 3 कैटेगरी में बांटकर न्याय को ना देने का, रिफ्यूज करने का एक तरीका निकाल लिया गया है? ये आपको लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है। क्योंकि आप एक सिटीजन हैं, आपको न्याय देना, आपकी सुरक्षा देना क्या सरकार की सार्वभौमिक जिम्मेवारी नहीं है? सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? जो सरकार है उसकी सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि आपको एक सुरक्षित माहौल दें। इट इज ए सॉवरेन या सार्वभौमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या अंग्रेजों की तो कोई चाहत नहीं थी? वो तो उनका लूटना खसूटना था, उनको इकोनॉमिकल उससे कैसे जो है ना आपको हाँका जाए, कैसे आपको शोषित जाए। तो क्या वही सिस्टम आजादी के बाद आपके ऊपर नहीं थोपा हुआ है? नंबर 2, तो अपन ने पहली बात कही नियम कानून की, दूसरी बात कही ढांचे की, तीसरी बात शिक्षा की। शिक्षा कौन सी है आपके ऊपर? लॉर्ड मैकाले की इंडियन एजुकेशन एक्ट जो लाया गया उसके माध्यम की शिक्षा, जिसने गुरुकुल सिस्टम, आप लोगों ने क्या, लॉर्ड मैकाले और इनके बॉस थे एक विलियम एडम, इन दोनों लोगों ने 3 वर्ष सन 1832 से लेकर 1835 तक 3 साल जो है पूरे भारत का भ्रमण किया, और 2 फरवरी 1835 को एक रिपोर्ट पेश की, वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो कि देखा जाए तो गुरुकुल सिस्टम का यशोगान था, जिसमें कहा गया कि इतनी पारंगत है कि 18 विधाओं में भारतीय जो व्यवस्था, जो शिक्षा व्यवस्था थी, वो महापारंगतता प्राप्त थी। क्या जिसमें लॉर्ड मैकाले ने यह भी कहा कि मैंने भारत के कोने कोने का भ्रमण किया, मुझे भारतवर्ष में एक भी जो है ना भिखारी और एक भी जो है पुअर मैन नहीं मिला। फिर क्या कारण है कि चंद ही वर्षों में भारत को 2 भुखमरियों से गुजरना पड़ा, जिसमें 20 लाख से अधिक लोग मारे गए, भूख से मर गए। जिस देश में एक भी गरीब आदमी ना मिला हो, एक भी भिखारी ना मिला हो, उसमें क्या शोषण किया गया। आप एक ऐसी साड़ी बनाते थे जो एक अंगूठी से निकल जाती थी, अंगूठी की जो अंगूठी है इसमें से पूरी निकल जाती थी। ऐसा उस सब हुनर को जो है ना खत्म कर दिया गया। आपको जो है ना रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाले जो है ना वो खेती पे लगा दिया गया। आपको लगान से लेके हर चीज में आपको उत्पीड़ित किया गया। तो हमारे
इतिहासकारों ने भी वो सब कुछ कवर नहीं किया। आपके ऊपर वही शिक्षा व्यवस्था है, वही ये व्यवस्था है। तो क्राइम फ्री भारत ने जो 5 सर्टेनिटी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था, जिसमें बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी, 15 दिन में वो अकाट साक्ष्य जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है, वो साक्ष्य इकट्ठे हो जाएंगे, हैश वैल्यू से लॉक हो जाएंगे, एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट और चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट ऑटो जनरेट होके ऑटो अटैच हो जाएंगे। इस प्रकार एविडेंस जो है वो टोटली इनफैलिबल हो जाएंगे और 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा। आज आप देखिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, कोर्ट कचहरी के कितने बुरा हाल है। कल्पना करो कि आपकी कितनी अच्छी व्यवस्था होगी जिसमें वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम होगा, कितना पावरफुल, प्लीज, कितना पावरफुल सिस्टम होगा जिसमें कि कितना पावरफुल और अच्छा सिस्टम होगा। प्लीज बी सीटेड। हाँ, आइए आइए। और विधायक जी हैं जी जी राजू पोतार जी जी, आइए आइए। बैठे बैठा। चलिए। तो कितनी अच्छी व्यवस्था जो है जिसमें बिना कोर्ट जाए आपका ट्रायल होगा और 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको न्याय मिल जाएगा। आज आपको 30 दिन में भी न्याय नहीं मिलता है। डू यू एग्री विथ मी? तो क्या आप लोग अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, समृद्ध भारत चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। जिसमें एग्रीकल्चर में सिर्फ मॉडल की स्ट्रेंथ पर किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी। मॉडल की स्ट्रेंथ पर आप प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहे हैं, केवल एक ही मेन काम उसमें हो रहा है कि रासायनिक खेती जो है ना जैविक खेती में कन्वर्ट हो जाएगी और किसानों पर जो है उसका व्यय नहीं आएगा। सिर्फ एक मॉडल की स्ट्रेंथ पर आपकी किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी, मजदूरों की आमदनी जो है 10 गुना हो जाएगी। और इतना पावरफुल सिस्टम होगा, वो इतना पावरफुल सिस्टम होगा कि ऐसे परिवार जो आज जो है ना ठीक ढंग से 2 जून का खाना नहीं खा पा रहे हैं, जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनके पास हुनर नहीं है, उनको शिक्षा भी मिल जाएगी, हुनर भी मिल जाएगा, वो भी प्रायोगिक शिक्षा। ये आपकी जो है ना जो डिग्री आप लेके घूम रहे हैं वो शिक्षा की जरूरत नहीं होगी उनको। और उनको जो है टूल्स भी मिलेंगे, आवागमन के साधन भी मिलेंगे और कोई भी चीज फ्री नहीं होगी। वो उनसे तब जो है ना रिकवर होगा जब उनकी सैलरी, जब उनकी जो है आय 1 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी। सिस्टम कह रहा है कि 10,000 रुपए आपको पहले इनिशियली आपको गारंटी रहेगी, जो 2025 तक जो है 25,000 में कन्वर्ट होगी। पहले परिवार के एक सदस्य को मिल रही है, फिर ये गारंटी 4 सदस्यों को मिलेगी। तो परिवार की क्रय जो है अर्निंग 1 लाख हो गई। फिर 50% का रिबेट का उसमें प्रावधान किया गया है। इस प्रकार आपकी जो है पर व्यक्ति पर परिवार जो है प्रति माह की आय और क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह होगी। एक ऐसा परिवार जो 2 जून का खाना खाने की स्थिति में नहीं है, क्या ऐसा समृद्ध भारत नहीं चाहिए? जहां पर जो शासकीय सेवक हैं इनका वर्कलोड कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा जो है वर्क पब्लिक में ट्रांसफर होगा और उसके चक्कर में रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से समृद्धि बटेगी। तो यहां पर बोझ कम होगा, वहां पर 100% कंसंट्रेशन वर्क पे जाएगा, तो प्रोडक्टिव काम होगा, उसकी जो है ना मिनिमम आय दुगने से ज्यादा होगी और भारत सरकार के ऊपर उसका खर्च आधा आएगा। ऐसी अद्भुत व्यवस्था चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? जहां भारत की सरकार को बिना टैक्स के जो है 10 गुना आय क्राइम फ्री भारत के रेवेन्यू मॉडल से और 10 गुना आय जो है पेपर करेंसी मुक्त भारत से आएगी। तो जब भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा राशि आ रही है और खर्चा आधा हो जा रहा है, तो भारत के किसी आदमी से टैक्स क्यों लगना चाहिए? कितना अच्छा भारत होगा जिसमें आपको टैक्स नहीं देना होगा। देखिए, अकेला टैक्स का प्रॉब्लम नहीं है, टैक्स कंप्लायंस का बर्डन, फिर छापा, इनकम टैक्स का, इसका छापा, ईडी का छापा,
ये सब क्या है? फिर जो है भारत के हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। अज्यूम करिए कि आप जो है किसी कारण से आपको आय नहीं हो रही है और आप बीमार पड़ गए हैं, आप अस्पताल चले गए हैं, आपका 10 लाख का व्यय हो गया है, आपने 10 लाख की चेक काटी। आज की डेट में यदि आप चेक काटेंगे तो नेगोशिएशन एक्टिव इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आप जेल चले जाएंगे। यही है आज की व्यवस्था। क्राइम फ्री भारत की जो परिवर्तित व्यवस्था कह रही है कि जब आपके पास 10 लाख नहीं होंगे तो आपके ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से, डेबिट अकाउंट से 10 लाख की एंट्री ट्रांसफर करके आपका जो है वो चेक बाउंस नहीं होगा, वो ऑनर होगा। क्यों? क्योंकि एक चेक बाउंस होती है तो पूरे साइकिल में डिस्ट्रस्ट पैदा होता है। वो ट्रस्ट बनाना बहुत आवश्यक है। तो आप बताइए, कर्ज विहीन भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? सिर्फ इस क्वेश्चन ऑफ मॉडल स्ट्रेंथ, इस क्वेश्चन ऑफ थिंकिंग, राइट? अब आप ये सोचिए कि आपको कोई भी चीज भारत में, किसी को कोई भी खिलौना दे दें तो उसका दुरुपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? यदि आपको ये मालूम हो कि आपकी चेक बाउंस नहीं होना है तो आप धड़ा चेक काटना चालू कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो बैकएंड इंजन इमीडिएटली इंटीमेट करेगा सपोर्टिंग स्टाफ को कि साहब फलाने की चेक जो है वो ज्यादा डेबिट एंट्रीज हो रही है, तो जो इनकम टैक्स, जीएसटी और ये सब लोग जो फ्री हो जाएंगे, दे विल बी अवेलेबल टू हेल्प यू। वो आपसे पूछेंगे कि भाई साहब आपके पास समय है, हम 10 मिनट आपके पास आना चाहते हैं। अभी क्या होता है, वो आपको नोटिस देते हैं, आपको छापा मारते हैं, आपका अकाउंट सीज कर देते हैं, आपको दिवालिया बना देते हैं। वो भारत कितना अद्भुत होगा कि जहां पर इनकम टैक्स का ऑफिसर, वैसे इनकम टैक्स तो खत्म ही, सब टैक्स खत्म हो गए हैं, तो वो एक सपोर्टिंग स्टाफ बन गए और वो आपसे समय मांग के आपके साथ आएंगे और क्या कहेंगे कि मैं समझना चाहता हूं कि आपकी डेबिट एंट्रीज क्यों आ रही हैं, और आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान वो लेके आएंगे। और समाधान कैसा? यदि आपके पास स्किल मैन पावर नहीं है तो ये अरेंज करना उनकी जिम्मेवारी होगी। और चूंकि दूसरी जगह कहीं पे ऑलरेडी ट्रेनिंग हो रही है तो कितने लोग किस चीज की ट्रेनिंग चाहिए वो वहां पे मिल जाएगा। तो एक पूरे विशेष, पूरे सर्कल में एक सपोर्टिंग स्टाफ होगा। क्या ऐसा अद्भुत भारत आपको चाहिए या नहीं चाहिए? सर को चाहिए, लेकिन ऐसा भारत कैसे बने? बहुत सुंदर क्वेश्चन किया है, ऐसा भारत कैसे बनेगा। तो यदि आज की व्यवस्था को हम राक्षसी व्यवस्था कहें तो हमने कहानियों में पढ़ा है कि एक राक्षस होता था, राक्षस की जान एक तोते में होती थी। जब तक हम उस तोते तक ना पहुंच जाएं तब तक इस राक्षसी व्यवस्था का अंत नहीं है। आज की हमारी राक्षसी व्यवस्था का तोता है राजनेता। ये राजनेता है कौन? ये राजनेता वही है जिसने पार्टी तंत्र के माध्यम से प्रजातंत्र की हत्या कर दी है, जो अच्छे व्यक्ति को टिकट ही नहीं देता है, जो षड्यंत्र पूर्वक जीतता है। जीतने के तरीके आपको मालूम है। पेपर मीडिया पे, जो आपका प्रिंट मीडिया पे कब्जा इनका हो गया है, आप सब लोग इस बात से सहमत होंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इनका कब्जा हो गया है। इवन आप लोग इस बात से भी सहमत होंगे कि सोशल मीडिया जो है, इन्होंने, हर पार्टी ने अपनी एक आईटी सेल बना के रखी है। वो आईटी सेल का काम ये है कि जो भी मीडिया वाला अच्छी व्यूअरशिप पाले उसको अपने पेरोल पे ले आया जाए। इसलिए आप ये देखिए, जो ज्यादा व्यूअरशिप वाले हैं वो किसी ना किसी पार्टी लाइन की को टो करते दिखाई देंगे। डू यू एग्री? आप इस बात से कुछ सहमत हैं क्या? और जो इंडिपेंडेंट टाइप के सोशल मीडिया हैं उसमें कोशिश की जाती है कि उन्हें थ्रॉटल किया जाता है, उनकी व्यूअरशिप 1000 के ऊपर नहीं जाती है। इस बात को मानते कि नहीं मानते? मतलब उनका कंटेंट A+ क्वालिटी का है, उनकी व्यूअरशिप 1000-2000 से ऊपर नहीं जाती है, और जो घटिया लोग हैं और जो बेकार की बातें कर रहे हैं उनकी व्यूअरशिप करोड़ों में पहुंच रही है। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं है? फिर एक और स्ट्रेटेजी है, जो है एक सर्वे का सिस्टम आ गया है। तो हम भुगतान देके पार्टी से सर्वे कराते हैं, वो हमारे हिसाब से सर्वे बनाते हैं, और फिर हम उस सर्वे को प्रचारित करके, उसी सर्वे को प्रचारित करके हम जो है उसे सत्य में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उसको जो है ना बड़ी शाबाशी देते हैं कि हमारी कंपनी ने कितना ऑब्जेक्टिव सर्वे किया था, जबकि हकीकत यह है कि वो सर्वे फर्जी होता है। फिर आप बताइए, आम सभा पे आ जाइए। आम सभाएं कैसे आयोजित होती? करोड़ों का खर्च हो रहा है उसमें। आज
गाड़ियां भेजी जाती कि नहीं भेजी जाती? उनको 500-500 रुपए पैसा दिया जाता है, उनके लिए खाने और पीने की व्यवस्था की जाती है या नहीं? यस और नो? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ये जो आम सभाएं हैं, ये अपने नेता को सुनने आती हैं या पेड आम सभाएं हो गई हैं? एग्रीड? अच्छा, अब अपन इस एक बात पे और आगे पहुंच जाएं कि जो दारू साड़ी और पैसे बांट रहे हैं, फ्री भी बांट रहे हैं, इसके आधार पर आपको मूर्ख बना के इन प्रकार वोट कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? आज स्थिति ये हो गई है कि आपकी युवा दारू और बाकी चीजों में इतने बेकार हो गए हैं कि आप लोग जिनके पास कुछ ना कुछ व्यवसाय या किसी ना कुछ खेती या होगी तो उन्हें मालूम होगा कि आज कितना मुश्किल हो गया है। आज मजदूर नहीं मिल रहा है, वो मजदूर मेहनत करने की स्थिति में नहीं रहा है। मैंने अपने फार्म हाउस पे देखा कि मुझे जो है ना, एक भी लेबर ऐसा नहीं मिला जिसने दिन भर काम किया हो। वो आधे दिन का वेतन लेके कहता भाई साहब अब मुझसे नहीं होगा। हमने अपने युवाओं से मेहनत करने का हुनर और क्षमता छुड़ा ली है। हम कहां जाके ठहरेंगे? हम कैसा भारत पैदा करना चाहते हैं? अब चलो कैसे भी हुए, हमने वोट दिया, जीता, चाहे हम मूर्ख बन के ही क्यों ना वोट दे दिए हो, क्या हमसे, हमारे वोट से जीता हुआ व्यक्ति क्या हमको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। या वो अपने जो उसने चुनाव में खर्चा किया उसको भ्रष्टाचार से कैसे भी पूरा कर ले, या तो अपने ऊपर बहन करे या खर्चा सहन कर ले, जो भी उसकी स्थिति हो। अधिकांश तो जो है ना, उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के तर्ज पर 10 गुना 25 गुना करते हैं। वो आप उनके प्रॉपर्टी रिटर्न को देख लीजिए कि वो प्रॉपर्टी रिटर्न कितना जल्दी मल्टीप्लाई होता है। डू यू एग्री विथ मी? जन सेवा के नारे पर स्वयं सेवा कर रहे हैं। मेरा सोचना है कि इनके इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। राजनीतिक उद्योग हो गया, पॉलिटिकल। देखिए, आप जो कह रहे हो वो सत्य कह रहे हो, लेकिन मैं जरा सामने वाले के नजरिए से देखना चाहता हूं। आप बिल्कुल 200% सही कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं उसके पास ऑप्शन क्या है? वो बन गया है और पार्टी भिप से बंधा हुआ है। क्या वो पार्टी का बंधुआ मजदूर है कि नहीं है? आप इसको कह सकते हैं कि आज का राजनेता, आज का चुना हुआ प्रतिनिधि पार्टी का गुलाम है, बंधुआ मजदूर है। उसकी औकात नहीं है कि पार्टी लाइन के और पार्टी कमांड के विरुद्ध कोई बात कह दे, और यदि उसने कह दिया तो वो रसातल में चला जाएगा। अगली बार का तो टिकट चला ही जाएगा और उसको ऐसा कॉर्नर किया जाएगा कि उसकी बत्ती बंद हो जाएगी। इस बात से सहमत हैं आप? तो पॉलिटिकल भिप, पार्टी भिप के कारण क्या हमारी प्रजातंत्र की हत्या नहीं हो गई? देन व्हाट इज द वे आउट? यहां हम समस्या बताने के लिए बैठे हुए हैं या समाधान हमारा हिस्सा है? यदि मैं ये कहूं कि आप लोग यदि इस समाधान का हिस्सा बन जाएं और ये बात जन जन तक पहुंचा दें, तो हम इसी जो है उसमें एक महाक्रांतिकारी परिवर्तन कर सकते हैं। तो एक तो मैं आप लोगों से ये अनुरोध करता हूं कि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करिए, राइट? दूसरी बात मैं उसमें क्राइम फ्री भारत, मैंने ढूंढा, नहीं मिल रहा है। नहीं, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पे सर्च कर दीजिए। वो तो लिंक थोड़ी ढूंढना है आपको। मैंने ऐप के लिए कहा था, वो मैं आपको भेजूंगा। आप जो है अभी मुझे डायल मत करना, क्योंकि इसमें अभी डिस्टरबेंस आएगा, लेकिन हम आपको अपना नंबर बता रहे हैं, उसे आप डायल करिएगा। आप जो है इस महापरिवर्तन के जो है एक योद्धा बनेंगे। तो आप लोग फुर्ती से ये नंबर नोट कर लीजिए, चाहे मोबाइल पे ही नोट कर लीजिए, और 9425 बल्कि आई विल सजेस्ट कि इस नंबर को सेव करके मेरे नाम से और एक अपना नाम लिखते हुए एक अपना मैसेज भेज देंगे तो मैं उसे सेव कर लूंगा। 9425606040। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, 9425606040। क्लियर? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसमें आप अपना नाम लिख के यदि भेज देंगे तो मैं आपका ये नंबर सेव कर लूंगा। और अभी हम आपको एक लिंक, हाँ ये YouTube है,
मैं तो नंबर सेव करने की बात कर रहा हूं। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें 4400 से अधिक वीडियो हैं जो बता रहे हैं कि 21 लक्षों के मॉडल क्या हैं, जो बता रहे हैं कि इसमें 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन होकर और चंगन यूनिवर्सिटी के साथ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अब सवाल ये है कि ये सॉल्यूशन ये सिर्फ जमीन पे कभी नहीं उतरेंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को महापरिवर्तित भारत चाहिए? ये अभी मिल जाएगा। इट इज पॉसिबल इन जस्ट इन 2023 और 2024 में महापरिवर्तित भारत जो है ना राष्ट्रीय स्तर पर उतर जाएगा। आपको चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए। अच्छा, इसमें मैं 4 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको एक एक करके जवाब देना है। मुझे कहा गया है कि साहब ये कैसे होगा? हम में से तो अधिकांश जो है ना अफीम खाए, अफीम मतलब नशे में है, मदहोश हैं, काम में बुझ में, मतलब वो अकेला फिजिकली उसको अफीम मत मानिए, मतलब कोई कार्य के बोझ में दिखा है, कोई जिम्मेवारी में फंसा हुआ है, कोई इसमें फंसा हुआ है, कोई इसमें फंसा हुआ है। और बोले हम में से अधिकांश जो है कोई दल गुलाम हो गया है, कोई अंधभक्त हो गया है। तो आप दल गुलाम और अंधभक्त हैं या आप अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं? अच्छा भारत देना चाहते हैं। चलिए, वेरी गुड। अब सवाल उठता है कि एक सिद्धांत तो क्लियर हो गया है कि हमें अपने बच्चों को अच्छा भारत देना है, जिसकी डेफिनेशन हमने बताई है, जिसमें 21 लक्ष्य हैं। जो अब जो हम ऐप आपको भेजेंगे, आप हमारा उसमें देखेंगे या इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको ढेर सारी जगह पे पूरे 21 की लिस्टिंग मिल जाएगी और आपको ये मिलेगा कैसे हम करेंगे, राइट। अब सवाल उठता है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्या आप डरे, सहमे, सताए, घबराए, उत्पीड़ित, अपमानित, शोषित व्यक्ति हैं जो कह रहा है कि भाई साहब मैंने बहुत झेल लिया है, मेरी बहुत पारिवारिक जिम्मेवारी है, मुझसे ना होगा, मैं तो पर्दे के पीछे रहकर सदस्य शपथ पूरी कर लूंगा। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने आप को घबराए, सताए हुए और प्रताड़ित और अपमानित पा रहे हैं? मेरा मानना है 99% हम लोग इस कैटेगरी में आते हैं। कोई स्वीकार करे या ना करे, लेकिन हम उसी कैटेगरी में आते हैं। तो जो डरा, सताया, घबराया व्यक्ति है वही इस क्राइम फ्री भारत का असली सलार है। फिर तीसरा व्यक्ति कौन है जो कह रहा है कि मैं निडर हूं, मैं निर्भीक हूं? हम में से कुछ तो हैं जो कहते हैं कि मैं निडर हूं, निर्भीक हूं, मैं पर्दे के आगे आऊंगा और सदस्य शपथ के तहत जो नंबर लोगों को जोड़ना है वो तो मैं जोड़ूंगा ही। उसके साथ मैं प्रतिदिन 2 संगोष्ठी करूंगा और ये बात लोगों को समझा के, और इस काम के लिए मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल के जो वीडियो हैं, जो जिसके लिए ज्यादा रिलेवेंट हैं, उस वीडियो को उनके साथ बैठ के देखूंगा और ये 3 क्वेश्चन यही करने वाला हूं। क्या कि क्या आप दल गुलाम हैं? क्या आप अंधभक्त हैं? यदि आप नहीं हैं, क्या आप अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य भारत चाहते हैं? मेरा ख्याल से 99% लोग कहेंगे हाँ चाहते हैं, राइट। फिर उसमें से 99% कहेंगे कि भैया मैं पर्दे के पीछे रहूंगा, और फिर 1% कहेगा कि नहीं मैं निडर और निर्भीक हूं। तो जो निडर और निर्भीक है वो चंद्रगुप्त है। क्या आप हमारे चंद्रगुप्त बनने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। क्योंकि हम पत्रकारों को निडर और निर्भीक मानते हैं और हम इस बात को भी मानते हैं कि हमारा हाथ बंधा हुआ है। क्योंकि यदि हम खुल के लिखेंगे और जब तक वो जो ना ऑनर का फोन आ जाएगा कि भाई साहब इस लाइन पे नहीं लिखना है, अभी आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आए हैं वो नहीं छपेगी, उदाहरण के लिए मैं तो हल्के ढंग से कह रहा हूं, तो आप मजबूर हैं, राइट। तो प्रोफेशनली जो है वो बना रहने दिया जाए। व्यक्तिगत लेवल पे तो हम कर ही सकते हैं ना, एज ए इंडिविजुअल। आप यदि निडर और निर्भीक है तो आप चंद्रगुप्त की शपथ ले सकते हैं, क्या दिक्कत है? प्रोफेशनली हम वही करेंगे जो हमारा मालिक चाह रहा है। आप व्यक्तिगत रूप पे तो हमको नहीं कर सकते हैं, और हम अपने पत्रकार के उसमें जा रहे हैं तो अपना काम खत्म करने के बाद जो लोग रहेंगे उनसे जो ना उनकी संगोष्ठी ले लेंगे। इस मॉडल के तहत एक महापरिवर्तन संभव है। अब सवाल ये आया कि ये महापरिवर्तन 2023 में अभी संभव है क्या? तो मैं इसमें यह कहना चाहता हूं
कि इस मॉडल को सप्रेस करने के लिए बहुत पिछले 4 महीने से लोग बाग लगे हुए हैं, अन्यथा ये इतनी तेजी से बढ़ रहा था। मैं 4 महीने से अपने ही ऐप में मीटिंग नहीं ले पा रहा हूं, अपने ऐप में, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप में उसको इतना बाधित किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि हमारे जो व्हाट्सएप हम भेज रहे हैं, जो ढेर सारे हमारे अनाउंसमेंट ग्रुप हैं, वो वहां डिलीवर ही नहीं हो रहे हैं। ये शुभ संकेत है, अशुभ संकेत है? अशुभ संकेत है वो तो। नहीं, ये शुभ संकेत है। ये दिखा रहा है कि मॉडल में दम है। इस मॉडल से लोग बाग घबरा रहे हैं। नहीं तो मैथिली शरण गुप्त जैसे छोटे से प्राणी, जिसकी हाइट इतनी कम है और इतना वो है, इतने बड़े उसमें जो है ना, उसकी क्या विसात है? क्या लगता है वो कौन है? क्या कर सकता है मेरा? इसका मतलब है कि नहीं, चिंतन भी बड़ा है, तरीका भी बड़ा है, हौसला भी बड़ा है, एनर्जी भी बड़ी है, ये जमीन पे उतरेगा। अब सवाल उठता है कि क्या हम इतने बड़े चिंतन में अभी जो ये आपका 17 नवंबर को चुनाव होने वाला है, क्या हम कुछ भूमिका निभा सकते हैं? वो क्या हो सकती है और उसका मॉडल क्या है? तो क्राइम फ्री भारत ने उसका भी एक मॉडल निकाला है। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम अपने लोग क्यों खड़े करें? भाई फील्ड में ऑलरेडी ढेर सारे जो है निर्दलीय या छोटे दल के लोग खड़े हुए हैं। उनमें से जो सबसे अच्छा व्यक्ति है उसको आइडेंटिफाई करके उसको अप्रोच किया जाए और उसकी कहा जाए कि क्राइम फ्री भारत मिशन से जो ना आप हाथ मिला लीजिए, 21 लाख आपको भी चाहिए। अभी एज ए निर्दलीय आप जीत भी लेंगे तो क्या कर लेंगे? यदि आप निर्दलीय और दलीय भी, दल की वाली बात तो अपन कर ही रहे थे, अभी दल वाला भी क्या कर लेगा और निर्दलीय भी क्या करेगा। लेकिन यदि वो क्राइम फ्री भारत के इस कॉन्सेप्ट से जुड़ जाता है तो उसका जीतना 200% पक्का है। क्यों? क्योंकि उसके प्रचारक वो नहीं रहेगा, उसके प्रचारक तो सभी सदस्य हो गए, 90 लोग तो हर कोई जोड़ रहा है। और दूसरी बात है कि जो चंद्रगुप्त बन गया वो तो संगोष्ठियां भी ले रहा है, तो उसकी डिपेंडेंसी अपने ऊपर रह गई है कि पूरी जनता भी उसकी प्रचारक बन गई है। बन गई कि नहीं बन गई है? ऐसे व्यक्ति को कोई हरा सकता है क्या? देखिए, मैं इस मॉडल को कई बार समझाता हूं, मैं जल्दी से क्विकली, क्योंकि समय कम है। तो जैसे अज्यूम करें कि यदि हमने आज ही चालू किया और हम ये माने कि यहाँ पे 9 लोग हैं और हमने 9 लोगों को ऊर्जाकृत करके संकल्पित करके जोड़ा, तो आज 10 हो जाएंगे, कल 100, पर तीसरे दिन जो है ना 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़, 9वें दिन 100 करोड़। आप कहेंगे साहब ये कौन सी मैथमेटिक्स वाली बात है? अरे आदमी हैं, अंधभक्त हैं, फलाना भक्त हैं, दल गुलाम हैं, साहब किस 100 करोड़ की बात कर रहे हैं आप? तो यदि हम इसी मॉडल को जरा उल्टा करके देखें तो 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ रहे हैं, 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। क्या इतने महापरिवर्तित भारत के लिए हम अपने आप को नहीं जोड़ सकते हैं? जो 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़े हैं वो 9वें दिन 10-10 को 10 करोड़ जोड़ रहे हैं, तो 9 करोड़ लोगों को सिर्फ 10 लोगों को जोड़ना है। यदि 9% लोग सिर्फ 10 लोगों को जोड़ देंगे तो आपका 99% मॉडल खड़ा हो गया है। क्या हम अपने बच्चों के परिवर्तित भारत के लिए अपने परिवार के सदस्यों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को, अपने जो है ना आसपास के जो ना युवाओं को, वरिष्ठ नागरिकों को, संगठनों को जोड़ के क्या हम 10 लोगों को नहीं जोड़ सकते हैं? इज इट डिफिकल्ट? यस और नो? नॉट डिफिकल्ट। तो 99% हो गया है। अब 90 लाख लोगों के पास 2 दिन है तो 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है। 9 लाख के पास 3 दिन है तो उन्हें 30 लोगों को जोड़ना है। 90,000 के पास 4 दिन है तो उन्हें 40 लोगों को जोड़ना है। 9,000 लोगों के पास 5 दिन है तो उन्हें 50 लोगों को जोड़ना है। 900 लोगों के पास 6 दिन है, मात्र 900 लोगों को, उन्हें 60 लोगों को जोड़ना है। 90 लोगों के पास 7 दिन है तो केवल 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है। 9 लोगों के पास 8 दिन है तो केवल 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है। और एक व्यक्ति जिसका नाम मैथिली शरण गुप्त है, उसके पास पूरे 9 दिन है तो उसे 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना है। मैथिली शरण गुप्त ने इस मॉडल के तहत 1407 लोगों को ऑलरेडी जोड़ा हुआ है। तो आपको नहीं लगता है कि बहुत आसान है? आसान है या नहीं है? आसान है। तो जीतना तो पक्का है। अब जिताओगे उसे जब आपके पास उम्मीदवार होगा। उम्मीदवार तो आप खड़ा कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इस चक्कर में आप पहुंच ही नहीं पाए लोगों के पास।
फिर लोगों को लगता है होगा नहीं होगा। तो जो ऑलरेडी खड़ा हो चुका है, क्या आप उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करके उसको रीच आउट करके अप्रोच करके उसका नाम और पहुंचा के, हम तो ये कह रहे हैं कि जितने भी निर्दलीय खड़े हुए हैं सभी के नंबर ले लिए जाएं और उनको रीच आउट किया जाए और उनसे कहा जाए कि भैया इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, क्या तुम उसके फेवर में बैठ सकते हो? 3 तारीख तक तो वो भी संभव है। यदि वो होता है तो बहुत बेस्ट हो जाएगा और उससे फायदा क्या निकलेगा कि जो लोग बैठ रहे हैं वो सब चंद्रगुप्त की शपथ ले लेंगे। तो वो जो है, जो एक व्यक्ति है, पुराने जो मैथिली गुप्त के चंद्रगुप्त हैं और आप लोग नए चंद्रगुप्त हैं, सब जो है ना जुड़ के जो है ना उसकी जब वो करेंगे, तो अभी हम जो 9 दिन की बात कर रहे थे, हम 9 दिन क्यों वेट करें? पहले ही दिन 90 लोगों को जोड़ लें तो क्या दिक्कत है? तो ये काम 3 दिन में हो सकता है। तो समय क्या प्रॉब्लम है? नहीं है। इतना बड़ा लक्ष्य पूरा हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? यदि हम अभी से 17 तारीख तक ही कमाल कर देते हैं तो इतने कम गेस्टेशन पीरियड में महापरिवर्तित भारत का यदि हमको मध्य प्रदेश में लाभ मिलता है तो कल 2024 में आप राष्ट्रीय स्तर पे कर पाएंगे। क्या आप हमारे साथ खड़े हुए हैं? क्या आप अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते हैं? चाहते हैं नहीं चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों के लिए निरोगी दीर्घायु भारत चाहते हैं? मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, उसका एलेबोरेशन आपको हमारे वीडियोज में मिल जाएगा। यदि मैथिली शरण गुप्त यहां पर सफल नहीं होते हैं तो 2029 तक भारत में 66% लोग जो है कैंसर से पीड़ित होंगे या ऑटोनॉमस डिसीजेस से। इसे मैथिली शरण गुप्त की भविष्यवाणी मान लीजिए आप। हर परिवार में कम से कम 2 लोग कैंसर से पीड़ित होंगे, कम से कम। जब 2 लोग कैंसर से पीड़ित होंगे तो आप मुझे बताइए तीसरा व्यक्ति वो उसकी देखभाल के लिए लगेगा कि नहीं लगेगा? जब इस देश की 99% पॉपुलेशन कैंसर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जूझ रही होगी, तब आप कैसे होंगे? क्या हमें वो सब पॉजिटिव फैक्टर हटाने की जरूरत नहीं है? कितने लोगों का मानना है कि कैंसर और ऑटोनॉमस डिसीज कोई डिसीज ही नहीं है? हाथ उठाओ। कितनों का मानना है कि कैंसर इज नॉट ए कैंसर, ये बीमारी नहीं है? 2 3 4 5 नहीं, मैं इसको एकदम दूसरे ढंग से कहूंगा। ये मेरे मत में कैंसर इज नॉट ए डिसीज एंड ऑटोनॉमस इज नॉट ए डिसीज। फिर क्या है ये? आपका सेल भगवान ने इतना अच्छा बनाया है कि ये आपकी हजारों पीढ़ियों की जो है ना मेमोरी अपने साथ रखे हुए है। हमने उसके ऊपर इतना अत्याचार कर दिया है केमिकल का कि ये सेल का विद्रोह है आपके विरुद्ध कि आपने हमारे साथ बहुत अत्याचार कर दिया है, अब प्रतिशोध लेने की जिम्मेवारी हमारी है, अब मैं अब नॉर्मली ग्रो करूंगा। तो इसी को कहते हैं बिनाइन से मेलाइन हो जाना। तो जब मेलाइन सेल हो जाती है, जो एबनॉर्मली ग्रो होती है, वो कैंसर कहलाती है। तो कैंसर क्या है? आपकी बॉडी सेल का आपके प्रति प्रतिशोध है। और क्यों है वो प्रतिशोध? क्योंकि उसके पॉजिटिव फैक्टर हैं। जैसे ही पॉजिटिव फैक्टर विलोपित होंगे और आपके भोजन में और उल्टी औषधिपूर्ण और दीर्घायु बनाने वाली जो है ना जड़ी बूटियां जाएंगी, तो आपका जीवन दीर्घायु और निरोगी हो जाएगा। आपको अपने बच्चों के लिए दीर्घायु और निरोगी भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट के उसमें जंगल काटने के लिए ढेर सारी स्क्रीनिंग थी। अभी जो अमेंडमेंट किया गया है, अब करोड़ों, अब जो है ना सैकड़ों किलोमीटर जो है ना जंगल कट रहा है। अब कोई स्क्रीनिंग नहीं, आपको सुनाई देता है? कुछ नहीं, खत्म। तो हमें रिवर्स, यदि हमने ये रिवर्सल नहीं किया तो पानी आपका दूषित हो चुका है, हवा आपकी दूषित हो जाएगी, तो आप पीछे सिलेंडर लगा के घूमेंगे। क्या आप अपने बच्चों को ऐसा ही भारत देना चाहते हैं? ये राजनेता तो ऐसा ही करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से जो है ना इसी चीजों में पैसा मिल रहा है। जो लोग ये कर रहे हैं वो पैसा भी दे रहे हैं। तो क्या आप मैथिली शरण गुप्त के साथ खड़े हैं? क्या आप अपने बच्चों को अपराध मुक्त भारत 5 सर्टेनिटी के साथ देना चाहते हैं? क्या इस काम में आप हमारी मदद करेंगे? क्या हम अभी जो अवेलेबल निर्दलीय कैंडिडेट्स हैं उनमें से अच्छी कैंडिडेट को रीच आउट करके क्राइम फ्री भारत का जो है ना पेट्रोनोज देके अपनी जो पूरी फौज है उसके साथ लगा दिया जाए, जो क्राइम फ्री भारत की जो सदस्य की शपथ है वो सदस्य के साथ जो है ना आगे बढ़ा दिया जाए, जिससे इन्हीं लोगों को
हम जो है एक जीत का जो है ना वो भी पहना देंगे। और इस मॉडल के तहत एक बहुत बड़ी भारी व्यवस्था ये है कि चंद्रगुप्त का चरित्र महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। इसमें मॉडल ऑलरेडी बने हुए हैं जो मैंने आपको बताया है। ये मॉडल चंद्रगुप्त के माध्यम से सीधे विधानसभा में नहीं पहुंच रहे हैं। इसका एक तरीका है। क्या तरीका है कि पहले ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जिनको आप चाणक्य भी कह सकते हैं, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट से रिफाइन होंगे। तो पहली डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट विल बी फ्रॉम द सब्जेक्ट एक्सपर्ट, राइट। तो जो मॉडल ऑलरेडी बने हैं वो सबसे पहले इंप्रूव होंगे सब्जेक्ट एक्सपर्ट के इसके इनपुट से, और वो चीज जो है लाइव टेलीकास्ट होगी। इसके बाद सेकंड डिग्री पब्लिक से होगा, तो पब्लिक के कंसर्न आ जाएंगे उसमें, राइट। तो सेकंड डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट पब्लिक से, तो 15 दिन पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट से हो रहा है, फिर 45 दिन पब्लिक के साथ डिस्कोर्स हो रहा है, और सब चीज लाइव चल रही है। और फिर लास्ट के 15 दिन जो डिस्कोर्स होगा वो पार्लियामेंट और विधानसभा के बाहर चंद्रगुप्तों के साथ होगा, जो कि विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और ये बनेंगे, इनको अपन चंद्रगुप्त कह रहे हैं, राइट। तो तीसरी डिग्री के रिफाइनमेंट के बाद जो 15वें दिन फाइनल फुल ड्रेस रेसल होगा, जो पुलिस रेस आप देखते हो 15 अगस्त 26 जनवरी में हम लोग फुल ड्रेस रेसल करते हैं ना, तो वो फुल ड्रेस रेसल पार्लियामेंट के बाहर हो जाएगी। और 16वें दिन पार्लियामेंट के अंदर जो बहस होगी, आपको नहीं लगता है वो विश्व स्तरीय बहस होगी? आज हमारी विधानसभा में क्या बहस होती है? पार्टी लाइन पे नुक्ताचीनी, इसकी खिल्ली उड़ाना, उसकी खिल्ली उड़ाना, इसकी टांग उड़ाना, उसकी टांग उड़ाना, कोई काउंटर बात कह देना, ये कह देना मजाक में, फिर हाँ की जीत ना की हार हुई। ये कोई हेल्दी बहस होती है? कानून पे कोई बहस होती है? नहीं, मैं आपसे पूछता हूं, कानून पे बहस होती है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप तो छोड़िए, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि जब भी मुझे कोई एनालिसिस के लिए पार्लियामेंट्री डिबेट पे हम रेफर करते हैं तो हम पाते हैं पार्लियामेंट में कोई बहस ही नहीं होती है। ये ऑब्जर्वेशन 3 बार जो है ना सुप्रीम कोर्ट दे चुका है। तो आप ये बताओ, ऐसा कानून यदि मान लो कोई, अपन ये मान लें कि कोई चंद्रगुप्त गड़बड़ निकल जाता है, तो वो इस चंद्रगुप्त इस मॉडल के तहत कुछ गड़बड़ी कर सकता है क्या? आप बताओ, क्राइम फ्री भारत 21 लाखों के साथ जमीन पे उतर जाएगा कि नहीं उतर जाएगा? अब मैं यहां पर विराम देता हूं। आई थिंक नाउ इट्स योर टर्न टू आस्क द क्वेश्चंस।